शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जासूस विजय। सारे मुंबई शहर में जासूस विजय की काफी चर्चा थी। राज्य स्तर के कुछ बड़े आपराधिक मामलों को सुलझा लेने के बाद अब लोग कहने लगे थे कि वह तीक्ष्ण बुद्धि का चुस्त एवं विलक्षण युवक है। अखबारों में प्रायः उसके बारे में कुछ न कुछ छपता ही रहता था। विजय ने महाविद्यालय की शिक्षा के साथ साथ बतौर प्राइवेट जासूस अपनी प्रैक्टिस भी आरंभ कर दी थी। उसने अपने घर के सामने वाले हिस्से में बकायदा दफ्तर भी बना लिया था, जहां पर मुसीबत में फंसे लोग उससे सहायता लेने आते थे। फिलहाल एक बियरिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शोभित आधे घंटे से उसके दफ्तर में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। उनसे मिलने के लिए विजय भी कम्युनिटी सेंटर में चल रहे पुलिस समारोह को छोड़कर आया था। विजय को सूचना मिली थी कि मिस्टर शोभित उससे बहुत जरूरी काम से मिलना चाहते हैं। विजय ने अपनी मोटरसाइकिल दफ्तर के बरामदे में खड़ी की। सामने ही मिस्टर शोभित की कार खड़ी थी। गाड़ी के बगल से गुजरते हुए विजय अपने दफ्तर में पहुंचा। शोभित साहब सोफे पर न बैठकर बेसब्री से उसके दफ्तर में टहल रहे थे। विजय को देखकर वह उसकी ओर लग के दफ्तर में घुसते ही विजय बिना किसी औपचारिकता के बोला, बताइए शोभित साहब, क्या जरूरी काम आ गया है? मुझे कम्युनिटी सेंटर में आपका सेक्रेटरी बुलाने गया था। बेटा, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें अचानक ही तकलीफ दी। मैं 2 घंटे बाद ही विमान से 1 सप्ताह के लिए अमेरिका जा रहा हूं। उससे पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण केस देना चाहता हूं। हमारी कंपनी विभिन्न मशीनों में लगने वाले खास किस्म की बियरिंग बनाती है। ये बियरिंग बहुत महंगे होते हैं। पिछले चोर का पता लगा पाने में पुलिस असफल रही है। बेटे, तुम इस केस को अपने हाथ में ले लो। मैं तुम्हें मुंह मांगी फीस दूंगा। आप सिर्फ 1000 रुपए अग्रिम तौर पर खर्ची के लिए दे दीजिए। आपका केस सुलझ जाने के बाद आप अपनी मर्जी से जो इनाम देंगे मैं ले लूंगा। विजय ने कहा, मंजूर है। तुम शाम को 4 बजे हमारी फैक्ट्री में आकर हमारे जनरल मैनेजर राकेश से मिल लेना। मेरे अमेरिका जाने के बाद वही तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे पूरी आशा है शोभित साहब कि आपके अमेरिका से लौटने पर मैं बियरिंग चोर को आपके सामने खड़ा कर सकूंगा। धन्यवाद विजय, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मैं चलता हूं। कहकर मिस्टर शोभित चले गए। निर्धारित समय पर विजय बियरिंग कंपनी में राकेश से मिला। उन्होंने उसका भरपूर स्वागत किया। बातों के दौरान विजय ने पूछा, आपके बियरिंग गायब कैसे हो जाते? कृपया पूरी बात बताने का कष्ट करें। राकेश ने बताया, हमारे यहाँ उत्पादन विभाग में बियरिंग बनने के बाद उन्हें ट्रॉली में भरकर स्टोर में ले जाया जाता है। वहां बियरिंग गिनकर स्टोर विभाग को सौंप दिए जाते हैं। बना हुआ माल अगले दिन ऑर्डर के मुताबिक विभिन्न कंपनियों को स्टोर से निकालकर भेज दिया जाता है। ऑर्डर की पर्ची दिखाने पर स्टोर वाले कर्मचारी वह माल डिस्पैच विभाग को सौंपते हैं।
डिस्पैच विभाग से माल ऑर्डर के अनुसार पेटियों में भरकर फैक्ट्री से बाहर जाता है। बियरिंग की चोरी किस स्थान से हो रही है? विजय ने पूछा। करीब 2 महीने पहले स्टोर विभाग के मैनेजर एस विश्वकर्मा ने आकर मुझसे शिकायत की थी कि स्टोर से 260 बियरिंग गायब है। उन्होंने यह बताया कि स्टोर में काम करने वाले सभी आदमी ईमानदार एवं पुराने हैं। अतः मैंने उनको सलाह दी कि अपना रजिस्टर चेक करो और बियरिंग स्टोर में ढूंढो। मेरी सलाह पर इस कार्य को पूरा करने में उन्होंने पूरा 1 सप्ताह लगा दिया। उसके बाद पता चला कि उन 7 दिनों के भीतर फिर 40 बियरिंग गायब हो गए। इस समाचार से हम लोगों को आघात लगा, लेकिन उसके बाद 15 दिनों तक बियरिंग गायब नहीं हुए। 15 दिन के बाद फिर से मैंने उनको स्टोर में चेक करने के लिए कहा। चेकिंग के बाद मालूम पड़ा कि 70 बियरिंग फिर से गायब थे। तब तक हमारा धैर्य समाप्त हो चुका था। अतः हमने इसकी रिपोर्ट पुलिस में की। पुलिस वाले डंडे लेकर फैक्ट्री में घूमते रहे, चीखे चिल्लाए भी। उसके बाद पूछताछ करके स्टोर के 2 आदमियों को पकड़कर थाने ले गए। थाने में उन्हें मारा पीटा, 3 दिन हवालात में बंद रखा। बाद में बिना किसी लिखा पढ़ी के उन लोगों को छोड़ दिया। राकेश ने अपनी कहानी जारी रखी। विजय, बात इतनी आगे बढ़ जाने के बाद भी चोरी का सिलसिला बंद नहीं हुआ। पिछले दिनों 2 बार स्टाफ रिपोर्ट लेने पर पता चला कि पहली बार 60 और दूसरी बार 50 बियरिंग फिर गायब हो गए। पुलिस वाले हर सप्ताह फैक्ट्री में आकर चीख चिल्लाकर हमसे अपना खर्चा पानी ले जाते हैं। चोरी का पता तो वो लोग लगा नहीं पाते, बल्कि हमारे स्टोर के कर्मचारियों से पूछताछ करते रहते हैं। इससे हमारे कर्मचारियों में दहशत बैठ गई है। हमारे कर्मचारी कंपनी प्रबंधकों को जलीकटी सुनाते रहते हैं। वे समझते हैं कि कंपनी प्रबंधक पुलिस के साथ सांठ-गांठ करके निर्दोष लोगों की पिटाई कराते हैं। हमारा पुलिस पर से अब विश्वास उठ चुका है। विजय, अब आप ही चोर को पकड़कर हमारी मदद करें। चोर बहुत ही चालाक मालूम पड़ता है राकेश साहब, लेकिन आप फिक्र ना करें, मेरी निगाहों से बचकर वह नहीं जा सकता। आप मुझे अपना स्टोर दिखाइए, विजय ने कहा। राकेश विजय को लेकर स्टोर में गए। उनके दफ्तर से स्टोर की दूरी लगभग 100 गज की थी। यहाँ एक बहुत बड़ा स्टोर था। इसे गोदाम भी कहा जा सकता था। स्टोर के भीतर तरह तरह के शेल्फ थे, जिनमें प्लास्टिक की बड़ी रंगीन ट्रे रखी हुई थी। ट्रे में विभिन्न साइज की बियरिंग रखी हुई थी। स्टोर की छत काफी ऊंची थी। काफी ऊंचाई पर 2 छोटे छोटे रोशनदान बने हुए थे, जिस वजह से ट्यूबलाइट जलाकर ही स्टोर में रोशनी की जा सकती थी। 3 तरफ बंद दीवारें थी और चौथी तरफ एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा आने जाने के लिए था। दरवाजे के बाजू में
एक खिड़की थी। खिड़की के 2 दरवाजे लोहे की ग्रिल के बने थे। खिड़की के नीचे काउंटर बना हुआ था। स्टोर के बाहर बड़ा सा वरांडा था। वरांडे में 8-9 मेजें और कुर्सियां थी, जिन पर स्टोर विभाग के कर्मचारी काम करते थे। यह वरांडा लोहे की ग्रिल से घिरा हुआ था। ऊपर छत थी। नीचे गोदरेज की अलमारियां कतारों में रखी हुई थी। अलमारियों के सामने एक और स्टोर के मैनेजर विश्वकर्मा जी की मेज कुर्सी रखी हुई थी। वह वहीं पर बैठे हुए थे। राकेश ने एस विश्वकर्मा से विजय का परिचय कराया। औपचारिकता पूरी होने के बाद विजय ने पूछा, विश्वकर्मा साहब, क्या आपको अपने विभाग के किसी कर्मचारी पर शक है? नहीं साहब, मुझे अपने विभाग के किसी कर्मचारी पर शक नहीं है, क्योंकि हमारे विभाग के सभी कर्मचारी पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ पर कार्यरत हैं। किसी का पिछला रिकॉर्ड खराब भी नहीं है। आपके विभाग में कितने कर्मचारी काम करते हैं? जी, चपरासी को मिलाकर कुल 10 व्यक्ति काम करते हैं। क्या आपको भी मिलाकर? जी हाँ। आपको और चपरासी को छोड़कर शेष 8 आदमी क्या करते हैं? हमारे यहाँ एक सुपरवाइजर, 4 रिकॉर्ड रखने वाले क्लर्क, 2 टेली क्लर्क और एक हेल्पर है। इनके क्या क्या कार्य हैं? स्टोर के माल का हिसाब रिकॉर्ड क्लर्क किताबों में रखते हैं। एक टेली क्लर्क उत्पादन विभाग से आए माल को गिनकर स्वीकार करता है। दूसरा टेली क्लर्क स्टोर के भीतर वाले माल को बाहर भेजने से पहले गिनता है। वह खिड़की वाले काउंटर पर बैठता है। हेल्पर का काम भीतर से माल निकालना और रखना होता है। क्या आप मुझे स्टोर के भीतर खिड़की वाले काउंटर पर बैठने वाले टेली क्लर्क से मिलवा सकते हैं? विजय ने एस विश्वकर्मा से पूछा। अभी 5 मिनट बाद मिलवा देता हूं। वह डिस्पैच विभाग तक गया है। ठीक है, तब तक मैं स्टोर विभाग के दरवाजे और खिड़की को चेक कर लेता हूं, विजय ने कहा। विजय ने स्टोर का दरवाजा देखा। वह लोहे का मजबूत दरवाजा था। उसमें बाहर की ओर से एक मोटा सा कुंडा लगा हुआ था। जिस खिड़की से बियरिंग सप्लाई किए जाते थे, उस खिड़की के नीचे एक काउंटर बना था। खिड़की में 2 दरवाजे थे जो लोहे की ग्रिल से बने थे। ग्रिल के दरवाजों पर फूल वाला डिजाइन बना था। खिड़की के दरवाजों पर काले रंग का पेंट लगा हुआ था। विजय बारीकी से मुआयना कर रहा था कि तभी खिड़की के काउंटर पर बैठने वाला क्लर्क डिस्पैच विभाग से लौट कर आया। विजय ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। पैंट, शर्ट और जूते मोजे पहने वह दुबला पतला सा गौर वर्ण का युवक था। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की होगी। एस विश्वकर्मा ने उससे विजय का परिचय करवाया। विजय ने उससे पूछताछ शुरू की। आपका नाम? आकाश। आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हैं? कंपनी में काम करते हुए तो 10 वर्ष हो गए हैं, किंतु इस खिड़की पर 3 वर्ष से कार्यरत हूं।
स्टोर के दरवाजे और खिड़की पर ताला कब लगता है? शाम को 6 बजे, हमारी छुट्टी के बाद लगता है। ताले पर कागज की हस्ताक्षर युक्त सील भी लगाई जाती है। कौन करता है ये सब काम? मैं ताला लगाकर स्वयं के दस्तखत वाली सील लगाता हूं। उसके पश्चात सुरक्षा अधिकारी रमेश को चाबी सौंप देता हूं। जरा सोच कर बताइए कि आप रोज स्वयं ताला लगाते हैं या कभी किसी दूसरे को भी ताला लगाने बोलते हैं? सील तो मैं स्वयं चिपकाता हूं, लेकिन ताला कभी कभी हमारे विभाग का चपरासी छोटे लाल भी लगा देता है। कभी कभी लगाता है या कुछ दिनों से लगातार ताला लगा रहा है। विजय ने जानबूझकर जाल फेंका। क्या मतलब है आपका? आकाश चौंका, फिर बोला, छोटे लाल बहुत ईमानदार व्यक्ति है। वह इस कंपनी में पिछले 25 वर्षों से काम कर रहा है। आप सही हो सकते हैं, लेकिन मेरी बात का जवाब दें। क्या वह पिछले कुछ महीनों से ताला लगाने का कार्य नहीं कर रहा है? जी हाँ, आपकी यह बात ठीक है। धन्यवाद आकाश जी, अब मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना है। इसके बाद विजय ने एस विश्वकर्मा से कहा, विश्वकर्मा साहब, जरा मुझे छोटे लाल से मिलवाइए। एस विश्वकर्मा के आदेश पर छोटे लाल उपस्थित हो गया। विजय ने छोटे लाल से पूछा, छोटे लाल जी, क्या आप स्टोर की खिड़की और दरवाजे पर ताला स्वयं लगाते हैं? जी हाँ, मैं शाम को स्वयं ताला लगाता हूं और सुबह 8 बजे साहब लोगों की उपस्थिति में ताला खोलता हूं। ताला बंद करने के बाद सील कौन लगाता है? सील तो आकाश जी ही लगाते हैं। छुट्टी के बाद तुम आकाश जी के साथ बाहर जाते हो या उनके बाद देरी से जाते हो? हम लोग साथ साथ ही फैक्ट्री के गेट से बाहर निकलते हैं और साथ साथ ही घर जाते हैं। ऐसा क्यों? हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं, साकेत कॉलोनी में। आप आकाश के घर भी जाते होंगे, उनके घर का छोटा मोटा काम भी करते होंगे। छोटे लाल चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा यह बताओ, खिड़की पर लगने वाले ताले नए हैं या पुराने? दरवाजे का ताला नया है और खिड़की का पुराना। ये ताले किसने खरीदे थे? दरवाजे का ताला तो मैं ही बाजार से खरीद कर लाया था, लेकिन खिड़की का ताला कंपनी का ही है। इस कंपनी में किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं? जी नहीं। अच्छा छोटे लाल, तुम यहाँ के पुराने कर्मचारी हो, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऐसे ही मेहनत और लगन से काम किया करो। विजय ने छोटे लाल की पीठ थपथपाई। इसके बाद विजय कंपनी के जनरल मैनेजर की ओर मुड़ा और बोला, अच्छा राकेश, अब मुझे इजाजत दीजिए। इस चोर का पता लगाना इतना आसान काम नहीं है। मैं आपका यह केस छोड़ रहा हूं। इसे पूरा करना मेरे बूते का काम नहीं है। आप अपना एडवांस मेरे दफ्तर से वापस ले लें। फिर सबको आश्चर्य में छोड़कर विजय वहां से चला गया। किसी को इसकी उम्मीद ना थी। राकेश बड़बड़ाए, अजीब आदमी है। एस विश्वकर्मा ने भी आश्चर्य से अपने कंधे उचकाए। शेष कर्मचारी भी आश्चर्यचकित होते हुए
अपने अपने काम के स्थान पर लौट गए। कुछ दिन बाद की बात है। रात के 10 बज चुके थे। दिन भर व्यस्त रहने के कारण विजय थक गया था। वह सोने जा रहा था कि तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। इस समय कौन हो सकता है? विजय ने फोन को घूरते हुए रिसीवर उठाया। हेलो, मैं मिस्टर शोभित बोल रहा हूं, उधर से आवाज आई। पहचान लिया शोभित साहब, कहिए कैसे फोन किया? 2 घंटे पहले ही अमेरिका से लौटा हूं। विजय जी, मुझे पता चला है कि आपने हमारा केस सुलझाने से मना कर दिया है, अग्रिम राशि भी लौटा दी है। यह तो आपने विश्वास तोड़ने का काम किया है। आखिर क्या वजह है? नहीं नहीं शोभित साहब, आप बुरा न मानिए। मैं कल सुबह 8 बजे आपकी फैक्ट्री में आऊंगा। आप अपने क्षेत्र के थाने से पुलिस इंस्पेक्टर अशोक सिंह को बुला लीजिए। मैंने चोर के बारे में 2 दिन पहले ही पता लगा लिया था। बस आपके अमेरिका से लौटने का इंतजार कर रहा था। बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने हमारी कंपनी के अफसरों को बेवकूफ बनाया। आखिर किस लिए भाई? चोर का पता लगाने के लिए यह ड्रामा जरूरी था शोभित साहब। आप इसे मेरी मजबूरी समझकर माफ करें। बहुत अच्छे, तुम तो बड़े होशियार निकले। तो कल सुबह 8 बजे फैक्ट्री में आपके कक्ष में मिलते हैं। कहते हुए विजय ने फोन का रिसीवर रख दिया। इधर कंपनी के मालिक शोभित आश्चर्यचकित थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने सारी रात उत्सुकता में करवटें बदलकर काटी। वह सोच रहे थे कि चोर आखिर कौन हो सकता है। विजय ने इतनी जल्दी चोर का पता कैसे लगा लिया? वह सुबह जल्दी ही सोकर उठ गए और तैयार होकर फैक्ट्री पहुंचे। उन्होंने राकेश को भेजकर पुलिस इंस्पेक्टर अशोक सिंह को अपने कक्ष में बुलवा लिया। विजय सुबह के ठीक 8 बजे शोभित साहब के कक्ष में पहुंच गया। उसे प्रसन्नता हुई कि वहां पर शोभित साहब, पुलिस इंस्पेक्टर अशोक सिंह और जनरल मैनेजर राकेश के साथ मौजूद थे। विजय ने कहा, सेठ जी, आप स्टोर विभाग के सारे कर्मचारियों को यहां बुला लें। उनके सामने ही चोर को पकड़ना ज्यादा अच्छा होगा। शोभित साहब ने राकेश की ओर देखा। राकेश ने कहा, हाँ साहब, अभी चपरासी को बुलाकर आदेश देता हूं। कुछ ही देर में वहां पर स्टोर विभाग के सारे कर्मचारी इकट्ठा हो गए। विजय ने कहा, अब प्रोडक्शन विभाग के प्रतीक राठी को भी बुला लें। चपरासी फिर से जाकर प्रोडक्शन विभाग के प्रतीक राठी को बुला लाया। प्रतीक राठी के वहां आते ही इंस्पेक्टर अशोक चौंक गए। उनके मुंह से एकदम निकल पड़ा, यह तो चोर है, आपके यहां कैसे आ गया? प्रतीक राठी ने इंस्पेक्टर के मुंह से यह सुना तो वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इंस्पेक्टर अशोक ने बड़ी फुर्ती से उसे पकड़ लिया और उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। विजय ने कहा, प्रतीक राठी का चोरी में पूरा साथ देने के जुर्म में आप छोटे लाल को भी गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। यह मेरे ऊपर झूठा आरोप है।
मैं इस कंपनी में पिछले 25 वर्षों से वफादार नौकर हूँ। पिछले सप्ताह तो विजय जी ने सबके सामने मेरी पीठ थपथपाई थी। आज यह स्वयं मुझे गिरफ्तार करने के लिए कह रहे हैं। छोटे लाल चिल्लाया। आप दिन दहाड़े किसी शरीफ आदमी की इज्जत धूल में नहीं मिला सकते। स्टोर के मैनेजर एस विश्वकर्मा भी चीख पड़े। स्टोर विभाग के दूसरे कर्मचारी भी शोर मचाने लगे। शोभित साहब ने उन लोगों को शांत किया और विजय से बोले, आप इन लोगों की उत्सुकता को शांत करके जरा केस पर ठीक ढंग से रोशनी डालिए। आप शायद ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे भी कंपनी चलाने के लिए इन लोगों से ही काम लेना है। ठीक है, अब आप लोग मेरी बातें जरा ध्यान से सुनिए। विजय ने आराम से कहना शुरू किया। आज के युग में स्वयं के बारे में ईमानदार और शरीफ होने का दावा करना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि प्रत्येक आदमी के जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में लालच आ ही जाता है। मसलन छोटे लाल पर आकाश पूरा पूरा भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह दफ्तर में और दफ्तर के टाइम के बाद घर पर भी उनकी सेवा करता है। वह पिछले 25 वर्षों से कंपनी में निष्ठापूर्ण काम कर रहा है, लेकिन बुरा हो लालच का, 25 वर्षों के बाद भी वह लालच में फंस ही गया। प्रतीक राठी एक पेशेवर चोर है। उसने छोटे लाल को विश्वास में लिया और छोटे लाल को अपना झूठा परिचय देकर गांव के रिश्तेदारी निकाल दी। इसके बाद छोटे लाल की सिफारिश से इस फैक्ट्री में नौकरी पर लग गया। फिर उसने छोटे लाल को उपहार दे देकर लालची बना दिया। लालच में छोटे लाल जैसा आदमी अंधा हो गया। वह प्रतीक राठी का प्रत्येक कहना मानने लगा। दोनों साथ में खाने पीने लगे और देर रात तक गपशप करने लगे। प्रतीक राठी के उकसाने पर ही दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। 3 महीने पहले स्टोर के लिए 2 ताले खरीदने का आदेश प्राप्त हुआ, तो छोटे लाल ने एक ताला खिड़की में लगा दिया, जो चाबी लगाने से प्रत्यक्ष में तो बंद हो जाता था, लेकिन हाथ से झटका देते ही खुल जाता था। इस ताले को हाथ से धक्का देकर फिर से बंद भी किया जा सकता था। छोटे लाल ने हाथ आए इस अवसर के बारे में अपने प्रगाढ़ मित्र प्रतीक राठी को बताया। प्रतीक राठी को यह बातें बहुत सही लगी। उसका तेज तर्रार पेशेवर दिमाग काम करने लगा। आपस के विचार विमर्श से उनकी योजना को बल मिला, जबकि छोटे लाल का बॉस आकाश उसकी इस चालाकी के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था। विजय ने बोलना जारी रखा, लेकिन मैं छोटे लाल की इस चालाकी को पिछले दिनों खिड़की का मुआयना करने के बाद भाप गया था, अतः मैं उसे सतर्क नहीं करना चाहता था। इसके बाद मैंने चुपके से राकेश जी से उनके घर पर संपर्क साधा। उनसे कुछ मदद चाहिए और अपने मकसद को गोपनीय रखने के लिए कहा। यहां तक कि शोभित साहब से भी छिपा कर रखने का वादा लिया।
छोटे लाल को सतर्क होने से बचाकर और प्रत्यक्ष में चोर विभाग से लौटकर मैंने चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। उसके बाद मैं राकेश जी के साथ रात में 9 बजे चुपके से फैक्ट्री में घुसा। मैंने स्टोर में जाकर खिड़की की ग्रिल पर काले रंग का ताजा पेंट लगाया। मुझे आशा थी कि उस रात कोई न कोई चोर खिड़की के रास्ते बियरिंग चुराने आएगा। खिड़की पर पहले से ही काला रंग लगा हुआ था, इसलिए चोर को संदेह भी नहीं हो सकता था कि ताजा पेंट किया गया है। इसके बाद मैं निश्चिंत हो गया। लेकिन उस रात कोई चोरी नहीं हुई। मैंने दूसरी रात को फिर ताजा पेंट खिड़की में लगाया। प्रतीक राठी रात में 12 बजे अपनी ड्यूटी पर तीसरी पारी में आया। इसके बाद अवसर मिलते ही वह स्टोर में गया। फिर उसने खिड़की के ग्रिल में हाथ डालकर ताला खोला और भीतर घुस गया। उसे पता भी न चला कि उसके हाथ में काला पेंट लग गया था। मैंने पेंट में एक केमिकल मिलाया था, जिसकी वजह से पेंट हाथ में लगने के बाद आसानी से ना छूट सके। एस विश्वकर्मा जी, आप एक बात ध्यान से सुनिए। आपके यहाँ जब भी चोरी होती थी, उस रात प्रतीक राठी तीसरी पारी की ड्यूटी में होता था। आपको स्टोर स्टाफ रजिस्टर तथा प्रतीक राठी की हाजिरी रजिस्टर देखने से इसका पता चल जाएगा। थोड़े से बियरिंग चोरी करने के बाद प्रतीक राठी खिड़की में छोटे लाल द्वारा बताई गई तरकीब के अनुसार ताला बंद कर देता था। इससे ताले की सील भी वैसी की वैसी लगी रहती थी। इसके बाद वह बियरिंग लेकर फैक्ट्री की पिछली 4 दीवारी की ओर चला जाता। रात में 1 से 1:30 बजे के बीच वहां पर कोई चौकीदार नहीं होता है, क्योंकि 1 बजे रात तक ड्यूटी करने वाला चौकीदार अपनी छुट्टी करके सिक्योरिटी गेट ऑफिस में चला जाता है और वहां पर सोए दूसरे चौकीदार को उठाकर अपने स्थान पर भेजता है। इस बीच आधे घंटे तक वहां सुनसान रहता है। इस स्थिति का फायदा उठाकर प्रतीक राठी बियरिंग 4 दीवारी से बाहर फेंक देता है, जिन्हें सुबह 5 बजे छोटे लाल आकर उठा लेता था। मैंने 2-3 दिन छोटे लाल के घर पर अपने एक सहायक द्वारा निगरानी करवाई। तब यह रहस्य मेरे सामने आया। पिछले बुधवार की रात को चोरी करने के बाद प्रतीक राठी को हाथ में लगे काले पेंट के बारे में पता नहीं चला। सुबह 8 बजे उसने ड्यूटी समाप्त करने पर काले रंग को हाथ पर लगा देखा, तो घर जाने से पहले नल पर जाकर उस रंग को साफ करने का प्रयास किया। वह काला रंग उससे आधे तक भी नहीं छूटा। सुबह की ड्यूटी पर 7:45 बजे ही छोटे लाल भी आ गया था। उसने प्रतीक राठी को मिट्टी के तेल की शीशी लाकर दी, पर उस तेल से भी उसके हाथ से पेंट का दाग नहीं छूटा। मैं चेहरे पर मेकअप करके
नल के पास ही खड़ा था। मैं जानता था कि जिसके हाथ पर काले पेंट का दाग लगा होगा वह नल पर आकर हाथ का पेंट छुड़ाने की कोशिश करेगा। प्रतीक राठी को यह दाग छुड़ाते हुए और छोटे लाल द्वारा मिट्टी के तेल की शीशी लाने का दृश्य मैंने दूर से राकेश जी को भी दिखाया। अब तुम बताओ छोटे लाल, तुमने लालच में आकर अपनी 25 साल की ईमानदारी पर दाग लगा दिया कि नहीं? छोटे लाल सिर झुकाए खड़ा था। उसकी मौन स्वीकृति मिल जाने के कारण स्टोर विभाग के सभी कर्मचारी भी शोरगुल बंद करके मौन हो गए थे। मिस्टर शोभित ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप इन दोनों चोर को थाने ले जा सकते हैं। छोटे लाल की आंखों में आंसू थे। विजय ने कहा, सेठ जी, आप मेरी बकाया फीस ना दीजिए। इसके बदले में क्या आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं? बोलो विजय। प्रतीक राठी तो पेशेवर चोर है, लेकिन छोटे लाल जैसे ईमानदार आदमी से लंबे सेवा काल में यह पहली भूल हुई है। यदि आप इसे सरकारी गवाह बनाकर जेल जाने से बचा लेंगे और बाद में वापस नौकरी में रख लेंगे तो इसका शेष जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं इसे माफ कर दूंगा और तुम्हारी फीस भी 2 गुनी दूंगा। कहते हुए शोभित साहब ने विजय की पीठ थपथपाई। सभी लोग यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए।